ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर एक जो ब्लड वेसल में एक पड़ने वाला प्रेशर है जो कि अंदर से बाहर की तरफ होता है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ये ब्लड वेसल में जो जनरली हम मेजर जहाँ पर करते हैं वो आर्टरी के में मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो ये ब्लड प्रेशर हमेशा दो वैल्यू में आता है, एक ज़्यादा वैल्यू रहती है और एक कम वैल्यू रहती है। तो जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और जो कम वैल्यू होती है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर कब जनरेट होता है? जब का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिस्टोलिक का मतलब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे जो ब्लड निकल के जाता है एरोटिक वाल्व और अरोटा के थ्रू जो आर्टरी में जाता है, तो उस टाइम पे जो आर्टरी में प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है तो रिफिल हो रहा होता है, उस टाइम पर जो प्रेशर आता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो मतलब जब हार्ट जो है तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस टाइम जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी टाइम पे ब्लड वेसल जो है एक्सपांड होगी और जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो सिस्टोलिक। और जब हार्ट जो है तो एक्सपांड होगा तो उस टाइम पे जो ब्लड वेसल होगी वो नॉर्मल लेवल पे आएगी, वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। अब हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट में क्या है कि जो चार चैम्बर और चार वाल्व होते हैं, ऊपर के दोनों चैम्बर जो होते हैं उनको आर्ट्रियम बोलते हैं, जो नीचे के दोनों चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो जो वेन के थ्रू पूरे शरीर से ब्लड पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे शरीर से आता है तो वो वेन के थ्रू पहुंचता है, तो जो राइट आर्ट्रियम में जाता है, राइट आर्ट्रियम में जो है तो वहाँ पर ट्राइकस्पिड बॉल के थ्रू आता है। और राइट वेंट्रिकल से क्या होता है कि पल्मोनरी वाल्व के थ्रू वो चला जाता है लंग में ऑक्सीजन लेने के लिए। और जब ऑक्सीजन लंग से ले लेता है तो वो फिर लेफ्ट जो आर्ट्रियम है वहाँ पर आता है और लेफ्ट आर्ट्रियम से माइट्रल वाल्व के थ्रू वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अरोटिक वाल्व के थ्रू वो आयोटा में जाता है, आयोटा के थ्रू पहुंच जाता है आर्टरीज में। अब यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है और मतलब आर्टरी में जाता है तो उस टाइम पे आर्टरी का अगर जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बात माना जाए तो वहाँ पर अगर प्रेशर जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120/8 सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 है। तो जो आर्ट्रियोल रहता है और जैसे आरटी के बाद उसका भी ब्रांचेस निकलेंगे तो उसको आर्ट्रियोल बोलते हैं। तो वहाँ प्रेशर 60 रहेगा। जब वहाँ पर 120 रहेगा सिस्टोलिक तो आर्ट्रियोल में प्रेशर 60 रहेगा। और वहीं पर जो कैपिलरी पे प्रेशर रहेगा 15 से 18। कैपिलरी क्या होती है? जो एक कनेक्शन का काम करती है आर्टरी और वेन के बीच में। और कैपिलरी के बाद जो ब्लड है वो वेन्यूल में जाएगा, वेन्यूल से वेन में आएगा और वेन से वापस से हार्ट में आ जाएगा। अब जब किसी का प्रेशर बढ़ता है नॉर्मल जो स्वस्थ है उसका भी बढ़ सकता है। जैसे कोई सांप आ गया अचानक, आपका भागेंगे, शेर आ गया या फिर कोई बीमार है, तो अगर प्रेशर आपका मान लीजिए आर्टरी में 220 हो गया या 200 हो गया, उस कंडीशन पे आर्ट्रियोल में भी प्रेशर जहाँ 60 हो रहा था वहाँ पर 100 होगा और कैपिलरी में जहाँ पर प्रेशर आपका 15 से 18 हो रहा था वो 25 से 30 होगा। अब चूँकि कैपिलरी सबसे कमज़ोर ब्लड वेसल होती है तो वो फट सकती है। तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी में क्या है कि बहुत अच्छा में है, यहाँ पर उसको एक्सेस जो फ्लूइड होता है उसको कैपिलरी से बाहर निकाल देता है और उसी एक्सेस फ्लूइड को जो है लिम्फ बोलते हैं। अब यही जो लिम्फ होता है लिम्फेटिक वेसल के थ्रू वापस से हार्ट में जाता है। अगर मान लीजिए यही जो एक्सेस फ्लूइड है हार्ट में नहीं जाता होता तो क्या होता? क्योंकि हम हार्ट से जितना अमाउंट में ब्लड आर्टरी के थ्रू पहुंचा था कैपिलरी तक, तो जब हमारा एक्सेस फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल गया तो जब वापस से वेन्यूल और वेन के थ्रू हार्ट में जाता तो कम अमाउंट में ब्लड हार्ट में पहुँचता। तो चूँकि हार्ट कम अमाउंट में ना पहुँचे, जितना वहाँ से पहले निकला है आर्टरी के थ्रू उतना ही फिर से हार्ट में चला जाए, इसलिए एक कनेक्शन होता है जो लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल के थ्रू एक्सेस फ्लूइड फिर से हार्ट में चला जाता है। अब ब्लड प्रेशर टेस्ट कैसे करते हैं? इसकी जो मशीन आती है उस मशीन का जो कप है वो उसको बाजू में बांध देते हैं और बाजू में बांध देने के बाद जो स्टेथोस्कोप रहता है स्टेथोस्कोप को एक तरफ बाजू के नीचे ही लगा देते हैं, दूसरा कान में लगा लेते हैं और इधर फिर बाद में क्या करते हैं उसका प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, एक प्रेशर ऐसा आता है कि जो ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है आर्टरी में और आवाज़ नहीं आती, तो जनरली 170-80 तक को प्रेशर को बढ़ा देते हैं
और प्रेशर जब 170 से हो जाता है तो उसको फिर धीरे 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 घटाते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब ब्लड जस्ट जैसे थोड़ा सा ही खुलेगा और ब्लड फ्लो चालू हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो चालू हो जाएगा तो जिस प्रेशर पे आवाज़ धक धक सुनाई पड़ने लगती है कानों में, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। फिर जब और बॉल पूरा खोलते रहते हैं, उससे प्रेशर नीचे गिरता रहता है। और एक टाइम पे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, मतलब कंप्लीटली जो आर्टरी खुल चुकी होती है, तो जो धक धक अभी आ रहा होता है वो फिर से धक धक आना बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ऐसे जो है तो प्रेशर को मेजर किया जाता है। अब मान लीजिए किसी का प्रेशर अचानक बढ़ ही गया, 200 220 आ गया, वो घर पे है, वो देख लिया कि प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको तुरंत रिलीफ के लिए क्या करना चाहिए? अगर घर में बाथ टब उसके अवेलेबल है तो वो तो हॉट वाटर इमर्शन कर ले, वो सबसे बेस्ट है। गले तक पानी को गर्म करके 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको ऐसे बैठ जाना है, लेट जाना है पानी पे को यहाँ तक, और लगभग 40 मिनट से 1 घंटे उसी पानी में बैठना है। पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए घरों में बाथ टब अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं कि लो लेग हॉट वाटर इमर्शन, जिसमें क्या है कि एक बाल्टी में आपको पानी गर्म करना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी गर्म करके उस पानी में पैर डाल के बैठ जाना है 1 घंटे के लिए, ताकि पानी ठंडा नहीं हो। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपका पैर बस न जले, बाकी पानी का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। इतना ज़रूर ध्यान रखना है इसमें, और इसको पानी को रिफ़िल करते रहिए टाइम के साथ। साथ ही साथ आपको मरीच जो होती है, काली मिर्च जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं, आप उस छोटी छोटी रहती हैं गोल गोल, उसको पानी 4-5 मरीच को पानी में बढ़िया कूट के पानी में बॉयल कर लीजिए, आधा लीटर पानी में, और उसी गरम गरम पानी ही, एकदम खूब गरम पानी जैसे चाय पीते हैं, जब तक आप पैर डाल के बैठे हैं वही गर्म पानी को सिप सिप करके पीते रहें। तो आप देखेंगे कि पूरा शरीर पसीने पसीने से लथपथ हो गया। तो जो आपको एलोपैथ डॉक्टर डायबिटिक मेडिसिन दे रहे थे आपको जल्दी जल्दी पेशाब लगने के लिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कम हो, आपका जो है तो एक्सेस फ्लूइड भी बाहर निकल जा रहा है पसीने के थ्रू, और आपकी किडनी पे भी लोड नहीं पड़ रहा। तो जब किडनी में भी लोड नहीं पड़ रहा तो किडनी भी अपना थोड़ा रिलैक्स करके अपने आप को हीलिंग करेगी। तो इससे पसीना निकलने से क्या हुआ, आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई, सूजन जो है, ब्लड एक्सेस फ्लूइड बाहर निकल गया, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है जो भी वैल्यू आ रहा होगा उससे 5-10 वैल्यू 15 वैल्यू कम ही आ जाएगा। डिपेंड करेगा आपको पसीना कितना निकला, पसीना जितना ही ज़्यादा निकल जाएगा उसके हिसाब से वैल्यू घट जाएगी। अब जो GV20 एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो आपके पीछे तरफ रहता है, 2 पॉइंट रहते हैं जैसे कि फोटो वीडियो में दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको मसाज करना है। जिसके जब भी BP बढ़े वहाँ पर मसाज करना है 5 से 10 मिनट। तो इससे भी बहुत अमेजिंग मतलब आराम मिलता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये, तो इसको मसाज करना है, और उसके बाद फिर जाना है हेड टिल्ट डाउन में लेटना है। उसमें क्या करना है कि पैर तरफ 2 या 3 ईंट रख के उठा देना है बेड को, और सर को दूसरी तरफ रख देना है, मतलब ऐसा रहेगा, इधर सर रहेगा और आपका इधर जो है पैर हो जाएगा। इंक्लाइन 40 मिनट 50 मिनट के लिए लेटा देना, और लिटाने पे उससे भी उसका ब्लड प्रेशर डाउन आएगा। इनिशियल में थोड़ा पहले बढ़ेगा लेटने पे, फिर उसके बाद डाउन आएगा। तो यहाँ पर तुरंत रिलीफ के लिए जो बताया गया आप देख भी सकते हैं, जो हमने बताया यहाँ लिख भी दिया है, और परमानेंट फ़ायदे के लिए भी हमने यहाँ पर लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए। अब यहाँ पर हम डिटेल में बात करते हैं परमानेंट कैसे आप इसको फ़ायदा मिले आपको। तो आपको पहला चीज़ क्या करना है, पहला चीज़ आपको जो लौकी का जूस है उसको सुबह खाली पेट डेली 1 गिलास लेना है। बेल पत्र 3-4 बेल के पत्ते सुबह और शाम लेना है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या करना है, आपको DIP डाइट फॉलो करना है, DIP डाइट खाना है। अब DIP डाइट क्या होती है कि आपको सुबह से लेकर के दोपहर तक आपको सिर्फ फल खाने हैं, 3-4 तरह के फल खाने हैं, और वो फल का कितना वेट होना चाहिए, जितना आपका वेट है इंटू 10 कर दीजिए उतने ग्राम। अगर आप 60 kg के हैं तो 600 ग्राम आपको फल खाना है। उसके बाद जब खाना खाने जा रहे हैं
तो उसमें 2 प्लेट लेना है। पहले प्लेट में आपको सलाद लेना है। सलाद कितना लेंगे, जैसे जितना आपका वेट 60 kg है तो 60 × 5 मतलब 300 ग्राम आपको 3-4 तरह की कच्ची सब्जी खाना है। उसके बाद आपको पका खाना खाना है। सेम वही रात को रिपीट करना है। आपको पहले कच्ची सब्जी खाना है 300 ग्राम, फिर पका खाना खाना है। डीआईपी डाइट में जितना खाना इंपॉर्टेंट है उससे डबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं खाना है। तो आपको कोई भी पैकेट फूड नहीं खाना है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, दूध या दूध के बने आइटम नहीं खाना है, और साथ में आपको एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है, मांस मच्छी नॉन वेज नहीं खाना है। ये आपको ज़रूर फॉलो करना है, तभी आपका ये डीआईपी डाइट सक्सेस होगी। और खाने में आप यहाँ जैसे कि आप डीआईपी डाइट में क्या क्या खाना है आप यहाँ देख ही सकते हैं कि आपको आपके वजन के हिसाब से आपका वजन जितना रहेगा उसको इंटू 10 करेंगे तो उतना फल हो जाएगा, और आपके वजन का इंटू 5 करेंगे उतने ग्रीन वेजिटेबल हो जाएगा। तो आप डिटेल यहाँ समझ सकते हैं। बाकी आप जो अंकुरित अनाज है वो ले सकते हैं जब बीच में कभी भूख लगे, और आप यहाँ पर हुंजा टी भी ले सकते हैं। तो सुबह खाना खाना जितने बजे भी चालू करेंगे उसका टाइम नोट कर लीजिए। और जो रात का आखिरी खाना खाएंगे वो 10 घंटे के पहले होना चाहिए, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 9 बजे पहला खाना खाया, फल खाया, तो आपको 3 घंटे इधर और 7 बजे तक में आपको रात का खाना खा लेना है। चौथी हो गई। पांचवी हो गई कि आपको कभी भी रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, क्योंकि 8 बजे के बाद हमारे शरीर के ऑर्गन सो जाते हैं, पैनक्रिया वगैरह सो जाती है, खाना अच्छे से नहीं पचता है। ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा क्या हो गया, आपको डेली 40 मिनट अर्थ के टच में रहना है। मतलब आपका बॉडी अर्थ के टच में होना चाहिए, इसलिए शूज पहन के नहीं, नंगे पांव रहेंगे तो टच में होगा। तो मतलब सीमेंटेड नहीं होना चाहिए, मिट्टी के टच में होना चाहिए। मिनिमम 40 मिनट 24 घंटे में। 6 क्या हो गया, आपको मिनिमम 40 मिनट सन का एक्सपोजर डेली मिलना चाहिए। तो अगर आप ऐसी लाइफ स्टाइल फॉलो किए, ठीक है, तो एक कंसेप्ट याद रखिए, जब भी आप कुछ खाएंगे तो खाने की स्टार्ट पहले कच्चे से करेंगे, रॉ फूड से करेंगे, तो ही कुक फूड खाएंगे। डायरेक्ट कुक फूड नहीं खाएंगे। सुबह लोग जनरली चाय पी लेते हैं बिना कुछ खाए, तो सुबह की चाय तो डायरेक्ट बंद कर दीजिए। आप पीना भी है ना तो शाम को, पहले बात तो पीना नहीं है, पीना भी है ना शाम को पीजिए, सुबह की चाय तो बंद कर दीजिए, जहर है बिल्कुल। नमक में काला नमक यूज कीजिए, सीधा नमक यूज कीजिए, पर समुद्री सॉल्ट बंद कर दीजिए। अगर आप ये करेंगे, लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे, डीआईपी डाइट मेंटेन करेंगे, तो आप विश्वरूप तो ये बोलते हैं, कोई आदमी अगर डीआईपी डाइट एकदम अच्छे से मेंटेन कर लेता है तो 72 घंटे में 72 घंटे में डायबिटीज और 7 दिन में बीपी से वो ठीक हो जाता है, विश्वरूप राय चौधरी जो बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। क्या होता है लो लेग हॉट वाटर इमर्शन, क्या होता है हॉट वाटर इमर्शन, क्या होता है हेड टिल्ट डाउन, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर आगे भी देख के समझ भी सकते हैं क्या होता है। आप ये चीज अगर मेंटेन कर दिया अपने लाइफ में तो आप हेल्दी हो गए। और अगर मैं डीआईपी डाइट चालू किया तो आप ये मत समझिए कि अगर आपको बीपी है तो बीपी ठीक होंगे, आपकी कोई भी बीमारी होगी सबसे ठीक हो जाएंगे, चाहे बीमारी का नाम कुछ भी रहने दीजिए। आपने डीआईपी डाइट, अर्थ 40 मिनट और 40 मिनट सन एक्सपोजर ये मेंटेन कर दिया तो बीमारी कुछ भी रहने दीजिए, आपको स्वस्थ ही होना है, आपकी मजबूरी होगी स्वस्थ होना। बीमारी का नाम आप चाहे पूरी डिक्शनरी में जितनी भी बीमारी होती होंगी, कोई भी बीमारी ले लीजिए। आपने अगर स्ट्रांगली डीआईपी डाइट, 40 मिनट सन एक्सपोजर, फिर 40 मिनट अर्थिंग, ठीक है ना, आप डेली वॉक करना और ये सब चालू किए, लौकी का जूस सुबह 1 गिलास, तो आपकी मजबूरी होगी स्वस्थ होना, आपकी मजबूरी होगी कि आपको कोई दवाई ना खाना पड़े। और लाइफ स्टाइल डिसीज के अलावा तो छोड़ दीजिए, आप कोई बीमार पड़ना ही भूल जाएंगे कि बीमारी भी कुछ होती है। और सर्दी जुकाम बुखार कभी आती है तो वो उससे इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती है। उसके लिए हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देखिए उसको समझिए। ठीक है, ओके।